खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया की, मेरे अंदर पूरा जमाना है। यह एहसास जीवित रखना है, ये उम्मीद बनाए रखना है, और फिर हमेशा कहना है अभी जिंदा हैं हम। इसी उम्मीद, इसी विश्वास, इसी महत्वपूर्ण संगम में आपका स्वागत है। आपके सामने उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण कहानी लेकर हम मुखातिब हैं। इतिहास यानी एक कहानी, इतिहास यानी एक जुनून, इतिहास यानी हमारे अंदर बहता हुआ खून। इतिहास एक काल्पनिक अवधारणा। समझेंगे हम हमारे साथ। देखिएगा, अगर ये बात आपको यकीनन कोई व्यक्ति आपसे ये बात बोले कि आपके पूरी जिंदगी में क्या क्या हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि आप पूरी जिंदगी का लाइन टू लाइन वर्णन लिख पाएंगे। संभव नहीं है। आदमी बड़ी बड़ी चीज़ों को भूल जाता है। ऐसे तमाम छोटे बड़ी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में चरितार्थ हुई होंगी जिन्हें आप पूरी तरीके से भूल चुके होंगे। लाइन टू लाइन आप हर चीज़ों को इंगित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम 50 साल, 20 साल, 25 साल की परिकल्पना को दोहरा नहीं पा रहे हैं, उसको सजो नहीं पा रहे हैं। तो हम चले हैं इतनी पुरानी अवधारणा को सजाने। इसका मतलब बहुत कुछ काल्पनिक होगा। इसका मतलब होगा हम यानी हमारे इतिहासकार केवल अपनी परिकल्पनाओं, अपनी अवधारणाओं पर ही जिंदा होंगे। जी हाँ, उन्हें बस इतना लग रहा होगा कि हम लोग तमाम चीज़ों के माध्यम से, कुछ खोजों के माध्यम से उस समय की जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिएगा, उत्तर वैदिक काल जहां हमने उल्लिखित रखा है 1000 BC से 600 BC लिखा है। प्राचीन भारत पार्ट 6 से है ये। इसका मतलब ये सब खुद बता रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। प्राचीन भारत पार्ट 6, इसका मतलब हमारे 5 एपिसोड आप देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत आपने ऋग वैदिक काल की महत्वपूर्ण कहानियों से अपने आप को रूबरू कराया है, उनसे आपने जोड़ा हुआ है। अब मामला है उत्तर वैदिक काल का। ऋग वैदिक काल जिसे वैदिक काल कहते हैं, जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल अलग हिस्सा है। अब ये उत्तर वैदिक काल जो अलग हिस्सा है, इस बात को हम तभी समझ सकते हैं, ये मान के चलना उत्तर वैदिक काल का पार्ट 1 है और प्राचीन भारत का पार्ट 6 है। लेकिन इसका सीधा आकलन हम तब कर पाएंगे जब हम ऋग वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं से उत्तर वैदिक काल की तुलना करेंगे। मैं अगर आपसे कहूं कि ऋग वैदिक काल में भी आर्य थे, उत्तर वैदिक काल को भी आर्य ही संचालित कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? क्यों ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल को अलग किया गया? कुछ तो बातें होंगी, कुछ तो चीजें होंगी। ठीक इसी उद्देश्य के साथ पहले हम लोग अपनी पृष्ठभूमि बनाएंगे, जहां हमें चलना है उस कहानी का माहौल क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद हम फिर बार बार आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल का। जो ऋग वैदिक काल, इसके ठीक पहले हम लोगों ने जाना है ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का अलग होना। तो ऋग वैदिक काल और एक तरफ हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक काल। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर ये बातें अब साझा की जाएंगी बिल्कुल अलग तरीके से। मैंने आपसे हमेशा कहा है मेरा अंदाज अलग होगा और सबसे अलग होगा, क्योंकि कोशिश हमारी होगी कि अलग करेंगे। तो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जहां इसकी पीरियड आपने देखा था 1500 BC, BC का मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, और से लगाकर कहां तक था 1000 BC तक। ये ऋग वैदिक काल का पीरियड है। उत्तर वैदिक काल का पीरियड काल आपके सामने उल्लिखित किया जा चुका है। काम क्या हुआ है, ऐसा क्या आन पड़ी कि लोगों में तमाम चीज़ों का माहौल बदलना शुरू हो गया। इसके ठीक पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था 16 संस्कारों की बात की थी। 16 संस्कार ऋग वैदिक काल में जरूर जन्मे हैं, लेकिन एग्जामिनर महोदय जब भी आपसे पूछ लेना कि 16 संस्कार का बृहद प्रयोग, 16 संस्कार का प्रयोग, 16 संस्कार का यथावत चित्रण, ये कह दें कि 16 संस्कार जहां आपका जन्म से शुरू हुआ, गर्भ से शुरू हुआ, अंत्येष्टि तक पहुंचे आप, वो पूरा जो दौर हमारा 16 संस्कारों में हमारा जीवन गुजरता था, वो 16 संस्कार सचमुच इसी उत्तर वैदिक काल में ही फिल्माए गए। 16 संस्कार यहीं लागू हुए। जन्म भले ही
ऋग वैदिक काल के समय हुआ, लेकिन उसका कहीं भी बहुत बड़ा चित्रण नहीं मिल पाया। लेकिन 16 संस्कार उत्तर वैदिक काल में ही बृहद प्रयोग किए गए। इसका मतलब हुआ कि हम एक बहुत बड़े गैप को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी बातें अभी समझनी होंगी। आर्य है, आर्य यहाँ भी, तो अंतर क्या है? कुछ नहीं। आर्य यहाँ भी, आर्य यहाँ भी, अंतर क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन देखना, यहाँ कबीलाई समाज था। कैसा समाज था? कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज का मतलब हुआ, कबीले हुआ करते थे। सब कुछ तो बता चुके हैं हम। कबीले हुआ करते थे। कबीलों का मतलब आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। बंजारन, बंजारा, ऐसे तमाम मूवियों को भी आपने देखा होगा। आज यहाँ, कल कहीं और हमारा ठिकाना होगा। एक कबीला का एक राजा होगा, एक पुरोहित होगा, ये सारी बातें। परिवार होगा, उसका मुखिया होगा, क्योंकि पितृसत्तात्मक परिवार दोनों जगह है। ये भी बात मैं उल्लिखित करता रहूँगा, यह भी पितृसत्तात्मक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा एग्जामिनर, हम सबका एग्जामिनर इन सारी बातों को पूछता है। पितृसत्तात्मक यह भी है और पितृसत्तात्मक परिवार यह भी है। दोनों में बहुत कुछ समानताएं हैं और दोनों में बहुत कुछ डिफरेंस है, अंतर है। तो समानता तथा अंतर को सहेजते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों अलग किया आपने ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल को? क्यों पढ़ रहे हैं हम इस अलग कहानी को अलग तरीके से? यहां समझिएगा, हकीकत क्या, यहाँ कबीलाई समाज था, लेकिन यहाँ पर जो समाज आया वो कैसा था? अस्थाई समाज। कबीलाई समाज का मतलब ये था कि आज हम यहाँ हैं, कल हमारा ठिकाना कहीं और होगा। लेकिन अस्थाई समाज का मतलब है हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। अस्थाई समाज, जैसे आज हैं हम लोग, अस्थायित्व बनाए हुए हैं। लगभग 90% लोगों को मान लिया जाए तो वो वहीं रह जाते हैं जहाँ उनका जन्म होता है। वो अपना पूरा परिवेश, सब कुछ वहीं संचालित करते हैं। ये अस्थाई समाज है। ठीक ऐसे ही अस्थाई समाज उत्तर वैदिक काल में जन्म लेता है। अभी भी बहुत कुछ समानताएं मिल रही हैं, अतः ये डिफरेंस, अभी ये अंतर बन नहीं पा रहा है। ऋग्वैदिक काल वाले भी यज्ञ करते थे, उत्तर वैदिक काल भी यज्ञ और कर्मकांड कर रहा है। सारी बातें यहाँ हैं, सारी बातें यहाँ हैं। लेकिन होता क्या है, देखना, ऋग्वैदिक काल का जो साक्ष्य मिला था, कहाँ से मिला था? बोंगज गोई से, एशिया माइनर के निकट। चर्चा का विषय बना रहा, बहुत ही पहले मैंने इस पर बात की है। लेकिन यहाँ देखिएगा, उत्तर प्रदेश का अंतरजी खेड़ा, मैंने एक बार और भी बात किया इसका, अंतरजी खेड़ा जो कि एटा जिला में पड़ेगा, यहाँ से सबसे पहले लोहे का साक्ष्य मिलता है। लोहे का साक्ष्य मिलता है और वो भी लगभग 1000 BC के आसपास की अवधारणा को व्यक्त करता है कि मैं इतना पुराना हूँ। पुराने की खोज, नवीन की बातें, ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूँ। कार्बन डेटिंग विधि से इन सब बातों को जाना जाता है। एक मतलब लोहे का साक्ष्य मिला, लोहा मिलता है 1000 BC में। यहीं से इतिहासकारों का माइंड बदलता है। उनका मस्तिष्क उनसे कहता है कि कुछ तो है। पहले इन लोगों ने लोहा नहीं बनाया है, इन लोगों के पास लोहा नहीं था। इसका मतलब ये अभी भी पत्थर वगैरह पर ही निर्भर रहे। लेकिन एक ऐसा काल आया जहां लोहे की पुष्टि होती है। यहीं से इतिहासकार अपने आप को रोक लेते हैं और ये कहते हैं नहीं, अब यहां से मैं इसे दूसरा काल बनाऊंगा और मैं इसे भले ही आर्य हैं, लेकिन अब मैं इसे उत्तर वैदिक काल कहकर बुलाऊंगा। क्लियर है ना? तो चीजें बदल रही हैं, आपको भी इतिहास के सांचे में ढलना होगा। 1000 BC, आज 2023 चल रहा है, 1000 प्लस करो उसमें, इतनी पुरानी हम बात कर रहे हैं। आपको 20 दिनों की बातें याद नहीं है, आपको रोज रोज पढ़ी गई चीजें याद तो हो ही नहीं रही हैं। 1000 BC के पहले, यानी आज से 3000 वर्ष पहले की बातें कैसे हमारे जहन में होंगी और कैसे हम उस पर पुष्टि कर पाएंगे और हम कितना सही उसे मानेंगे और उसका आकलन कर पाएंगे। कितना अद्भुत है। गहरी सांसें इसलिए क्योंकि बहुत लंबी बातें हैं। हम यही सोच रहे हैं कि इन्हें लोहा मिला तो क्या गजब हो गया है ना। गजब ये हो गया कि लोहा मिलते ही इन्होंने इसे एक अलग काल के रूप में दिखा दिया। समझ गए?
कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट मजेदार कंटेंट है, आपको सब कुछ बता रहे हैं। आज आए कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल का मुख्य विभाजन क्या था, सबसे बड़ा स्रोत क्या है इसके विभाजन का, तो लोहा है, जिसकी खोज अंतरजी खेड़ा यूपी एटा जिले से हुआ है। यही सबसे बड़ा विभाजन है इस काल का। जी हाँ, इसके बाद देखिएगा एक महत्वपूर्ण हिस्सा मैं और आपको बताऊंगा, ये कहानी और समझिएगा। गंगा नदी की एक सहायक नदी है, आज भी है, गंगा नदी की सहायक नदी जिसका नाम है काली, सहायक नदी जिसका नाम है क्या, काली। इसी काली नदी के किनारे, यानी इसके किनारे क्या मिला, लोहे का हल, लोहे का हल मिला है। ये लीजिए, इसने तो आग लगा दी, चिंगारी सी इतिहासकारों के मस्तिष्क में सज गई बात है। खोज चल रही है, चलती रहेगी, कुछ कभी मिलेगा, फिर कुछ बदलेंगे इतिहासकार, तो प्रारूप बदलते रहेंगे। अच्छा, लोहे का हल मिला, इससे ये पता चला कि लोग लोहे का बृहद प्रयोग करने लगे। और कहाँ मिला, गंगा नदी के आसपास मिला। इसका मतलब इनका विस्तार भी हो रहा है। चीजों को मैं आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हल मिलने का देखना, मैंने अभी आपसे कहा कि इतिहास एक काल्पनिक अवधारणा है, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हम इसे सही ढंग से नहीं लेंगे तो ये बहुत ही टफ है। आसान इस वजह से क्योंकि आप दृष्टिकोण बनाइए अपना, सोचिए, हल मिल जाने से क्या कह सकते हैं ये हल यहीं का है, जहां मिला है वहीं का है, ये क्या आप गारंटी ले सकते हैं? नहीं। लेकिन इतिहासकार का मानना है, एक काल्पनिक अवधारणा है कि हो सकता है मे बी हल यहीं रहा हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि हल कहीं दूर से बहकर आया हो, यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहीं डूब गया हो और वहां से बहकर चला आया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें पढ़ना है, हमारे इतिहासकार हमें जैसा बता देंगे, हम अपने आप को ठीक उन्हीं के अनुरूप इनके सांचे में ढल जाएंगे। यही काम करके हमें निकल जाना है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, हमारा काम, हमारा उद्देश्य है। हम इतिहास बदलने चले नहीं हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, तो गंगा नदी की सहायक नदी काली नदी के किनारे लोहे का हल मिलता है। इससे वैज्ञानिकों को ये लगता है, इतिहासकारों को ये लगता है कि हमारा पूरा माहौल बदला हुआ है। उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण अंतर में से ये आपके सामने फार्मूले मैंने रख दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बात कर रहा हूँ कि यहाँ का जो जीवन था, यहाँ का जो पारिवारिक जीवन था वो अभी पितृसत्तात्मक था, यहाँ का भी पितृसत्तात्मक था। अब मैं यहाँ की सीमा की बात करता हूँ। सीमा का मतलब ये हुआ कि क्या इन लोगों ने अलग अलग तरीके से विस्तार किया है। अंतर तो समझ में हमें आ गया कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल वालों को अलग इसलिए किया गया, आदमी दोनों जगह एक हैं, सारा समाज एक है, लेकिन कबीले से धीरे धीरे अस्थाई बनना शुरू हुआ। उसने सोचा होगा, अरे कब तक घूमेंगे यार, चलो रुक जाए हम। ये चीजें जैसे कबीला कबीला कबीला, इतनी भूमि थी, लोग ठहर गए, उन्हें लगा कि अब जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमारी सारी फसलों, हमारे खान पान के लिए हर चीजों की सुविधा है, क्यों भागे जा रहे हैं हम। तो अस्थाई समाज बनाया, अस्थाई समाज बनाया, लोहा इसने पाया। जब ये सारी चीजें इधर मिली तो इतिहासकारों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ऋग वैदिक काल को अलग रख दें, यानी इतने समय को ऋग वैदिक काल कह दें और इसके बाद वाले पीरियड को हम उत्तर वैदिक काल कह दें। ये इतनी बातें हैं, और इतना ही करके वो आगे बढ़ गए। और इसका देखिएगा इन्होंने क्या किया, इसकी सीमा, यानी ऋग वैदिक काल की सीमा कहाँ थी, तो हम अगर बात करें ऋग वैदिक काल की सीमा तो वो थी उत्तरी सीमा, कुछ इस तरीके से याद रख पाएंगे आप। उत्तरी सीमा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है। मैक्स मूलर साहब कहते हैं आर्य कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। इन बातों को तो हम पूरे प्रमाण के साथ रख पाए हैं। बोंगज गोई ऐसे नहीं आया था। एशिया माइनर का बोंगज गोई अभिलेख आपसे क्या कहता है कि आर्य कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। तो तुर्कमेनिस्तान ये उत्तरी सीमा है किसकी, ऋग वैदिक काल की। उत्तरी सीमा के बाद अगर हम बात करें पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा, तो इसमें हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये इसकी पश्चिमी सीमा है।
और अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें तो हो जाएगा, जहाँ पूर्वी सीमा की बात होगी तो यहाँ पर हिमालय का कुछ हिस्सा आएगा, जिसमें पश्चिमी हिमालय आएगा, पश्चिमी हिमालय, और पूर्वी के बाद उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी सीमा है आरावली पर्वत। आरावली पर्वत, यहां तक ये लोग रह रहे थे ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वैदिक काल में। उस समय आर्य कहाँ रह रहे थे? तुर्कमेनिस्तान, जो कि उत्तरी सीमा थी। उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा आरावली पर्वत मान लीजिए, जो सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है, सबसे प्राचीन पर्वत चोटी, सबसे प्राचीन पर्वतमाला आरावली को माना जाता है। तुर्कमेनिस्तान से लगाकर कहाँ तक? आरावली पर्वत तक, फिर पश्चिम यानी अफगानिस्तान से लगा करके पश्चिमी हिमालय तक। इतने एरिए में हमारे ऋग्वैदिक काल के आर्य, उस समय का समाज अपना जीवन संचालित कर रहा था। जी हाँ, परंतु हुआ क्या? जब इन्हें, ये मान लीजिए, जब इन्हें कुल्हाड़ी मिल गई, जब इन्हें औजार मिल गया, पहले वो था नहीं, इन्होंने सोचा होगा विस्तार करो, जनसंख्या बड़ी होगी, 100% श्योर है। जनसंख्या बड़ी होगी तो मांग बड़ी होगी, मांग बड़ी होगी तो जमीनों की आवश्यकता होगी, जंगलों को काटना पड़ेगा, इसके लिए कुछ बेहतरीन औजार की आवश्यकता पड़ेगी, वो इन्हें मिल चुका है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने क्षेत्र को, अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं। याद रखने के लिए बिल्कुल बहुत आसान तरीका मैं आपको दे भी रहा हूं। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो इनकी सीमा मैं आपको याद करा दे रहा हूं। देखना, उत्तरी सीमा यहीं बनी है, उत्तरी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं है इनकी भी। उत्तरी सीमा कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान यानी वहीं है, और इनकी पश्चिमी सीमा जो है वो भी वहीं है जहां उनकी है। तो दो तो हमें याद हो गए, क्योंकि आपने उत्तरी सीमा तुर्कमेनिस्तान और पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान बता रखा है, तो मुझे भी ये कहना बिल्कुल आसान हो गया कि हम समझ चुके हैं, है ना। आगे देखिएगा, हम अगर पूर्वी सीमा की बात करें, थोड़ा सा बदलेगा। पूर्वी सीमा देखिएगा, पूर्वी सीमा अब यहीं नहीं रुकेगा। पूर्वी सीमा गंडक नदी जिसे सदा नीरा कहा जाता था वेदों में, सदा नीरा, गंडक नदी तक पहुंच गया। यानी इन्होंने खूब काटा, किसको? पौधों को। आज भी काट रहे हैं हम लोग पौधों को। जिसने जीवन दिया है उसे ही ये मनुष्य डिस्ट्रॉय कर रहा है। कितनी खतरनाक बातें हैं। चलो जाने दीजिए, हम लोग वहां ना जाके यहीं रहें। तो उत्तरी सीमा तुर्कमेनिस्तान, पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान, पूर्वी सीमा गंडक नदी जिसे सदा नीरा कहा गया, ये विस्तार हुआ। देखिएगा, इसके बाद देखिएगा दक्षिणी सीमा, अब ये भी बदलेगा। दक्षिणी सीमा ये पहुंच गया विंध्याचल पर्वत तक। विंध्याचल पर्वत जान रहे हैं ना आप? विंध्याचल कितने लोग यहाँ गए भी होंगे घूमने टहलने, ऐसा कुछ माता रानी के दरबार में पहुंचे होंगे। विंध्याचल पर्वत यहाँ तक विस्तार किया किसने? उत्तर वैदिक काल वालों ने। इसीलिए इतिहासकारों ने काम क्या किया, जब इन्होंने देखा कि इनके हाथ में लोहे के औजार आ गए हैं, अब ये आदमी रुकेगा नहीं, मानेगा नहीं, काटेगा जरूर मानेगा नहीं, काटेगा जरूर। इसी बात को समझ करके हमारे इतिहासकारों ने इनके दो अलग अलग काल बनाए। ये परिचय चल रहा है उत्तर वैदिक काल का, महत्वपूर्ण चीजों से अवगत करा रहा हूं। और जिसने ये परिचय नहीं देखा वो मान के चले उत्तर वैदिक काल को नहीं देखा, जानेंगे ही नहीं आपकी ये आया कैसे। तो हम उन बारीकियों पर चर्चा बनाए हुए हैं, उन चीजों से आपको अवगत करा रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अब जरा ध्यान दें, इतनी बातों को तो हम बता चुके, लेकिन क्या आप ये समझ पाएंगे ये कैसे हुआ? जी हाँ, एक कहानी है आपके इतिहास में उत्तर वैदिक काल में, उसमें दिया है। एक थे विधेत, कहीं कहीं इनको विधेय इस तरीके से लिखा गया है, और कहीं कहीं लिखा गया है विधेय मानव इनका नाम था, जो भी आप समझिएगा। और एक गौतम राहुगढ़, ये एक आर्य थे, और ये भी आर्य हैं, लेकिन ये राजा हैं, ये पुरोहित हैं। ये राजा और ये पुरोहित, इन दोनों का आपसी चर्चा परिचर्चा होती है। अच्छा, एक बात समझो, क्या जब आर्य आए तो भारत में कुछ लोग थे नहीं?
थे ना। आर्य आए होंगे तब भी यहाँ लोग रह रहे थे, बस उन्हें अपने जीवन का संचालन करना अपने हिसाब से आता था। जब कोई और आ गया अपने तरीके से उन्हें बताना शुरू किया, नहीं इस तरीके से चलना है, इस तरीके से करना है, तो ये लोग उसके हिसाब से ढलना शुरू हो गए। और आर्यों को लगा कि जब तक हम विस्तार नहीं करेंगे तब तक तो हम पूरे भारत पर कब्जा नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, विस्तार करना शुरू किया। ये तरीका था। तो ये कहानी यही बयां करती है कि गौतम राहुगढ़ विधेयमानों को लेकर आगे बढ़ता है। कहा जाता है कि विधेयमानों के मुख में आग की ज्वाला जल रही थी। अद्भुत है, आग का बृहद प्रयोग हो रहा है। अब नवपाषाण काल में ही आग का बहुत बड़ा प्रयोग आपने देख रखा है। अब आग का बृहद प्रयोग हो रहा, बहुत बड़े स्तर पर आग का प्रयोग हो रहा है। इनके मुख से आग की ज्वाला निकल रही थी। क्या यह संभव है? हो भी सकता है, जिस तरीके से हमारे इतिहास में हमें तमाम चीजों को दिखाया गया है। महाराजा रावण के पास विमान था, पुष्पक, हवा में उड़ता था बगैर तेल के, पता नहीं क्या था वो, है ना। तो जिस तरीके से चित्रों को फिल्माया गया है, जिस तरीके से इतिहासकारों ने इतिहास को हमारे सामने रखा है, कुछ भी हो सकता है। तो इनके मुख से आग का ज्वाला निकल रहा था, जो तथा गौतम राहुगढ़ के हाथ में कुल्हाड़ी थी। इसका मतलब हुआ ये लोग पूरा विस्तार कर रहे थे, पूरे घने जंगलों को साफ कर दे रहे थे। इधर काट रहे थे, उधर जला रहे थे, काट रहे थे, जला रहे थे। ये सीमा बढ़ती गई, परंतु गंडक नदी जो कि सदा नीरा है, हमेशा इसमें जल है, यहाँ पहुँचते ही विधेयमानों के मुख से जो आग की ज्वाला जल रही थी वो बुझ जाती है। ये इतिहास का पन्ना है, कुछ इसी तरीके से बयां करेगा, बुझ जाती है। और जब आग की ज्वाला बुझ जाएगी तो विस्तार यहीं रुक जाएगा। इसका मतलब ठीक ठाक मामला आप तक मैं पहुंचा पाया हूं कि इनके मुख की जो आग की ज्वाला थी, आग की ज्वाला, ये कहानी आपको याद रहेगी। आग की ज्वाला कहाँ बुझी? गंडक नदी के किनारे आते आते वो ज्वाला बुझ जाती है, जिससे उत्तर वैदिक काल का विस्तार यहीं रुक जाता है। यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो मुस्कुराइए और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग जहां उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में अभी तक तुलना कर रहे हैं, और हम लोग एक विस्तार समझ पा रहे हैं कि कहाँ उत्तर वैदिक काल वाले कहाँ तक पहुंचे थे और ऋग वैदिक काल वालों को कहाँ छोड़ गए थे। ध्यान दीजिए, इसी उद्देश्य को बढ़ाते हुए अभी भी हम काम अपना चलाएंगे। हम बात करेंगे कि ऋग वैदिक काल में केवल ऋग्वेद का उल्लेख मिला। ऋग्वेद का उल्लेख केवल कहाँ है? ऋग वैदिक काल में, इसलिए उसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं? यानी पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दो प्रकार के वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग वैदिक का उल्लेख, इसलिए उसे ऋग वैदिक काल। परंतु जो उत्तर वैदिक है, उत्तर वैदिक, इसमें आपको यजुर्वेद मिलेगा। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सब पर चर्चा होगी। ये मिलते हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना या इसका संकलन कहाँ मिलेगा आपको? तो इनका संकलन आपको मिलेगा उत्तर वैदिक काल में। ये बात आप याद रखिएगा। और ऋग वैदिक काल में केवल किसका उल्लेख मिला है? ऋग्वेद का। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे बेहतरीन संकलन आपको कहाँ दिखाई देंगे? उत्तर वैदिक काल में दिखाई देंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें, यहीं से बहुत कुछ अलग आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ हमें वेद मिले, यहाँ हमें ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा, ब्राह्मण, यहाँ हमें आरण्यक मिलेगा, यहाँ हमें उपनिषद मिलेगा। ये सारी चीजें तो ऋग्वैदिक काल में भी थी। ये तो चारों बातें वहां भी हैं, लेकिन यहां देखिएगा वेद, ब्राह्मण, कुछ बदला नहीं है, चीजें वही हैं, लेकिन तरीका वहां से चेंज हुआ। जहां से मैंने आपको बताया थोड़ा सा समाज बदला है। पहले कबीला था, बस स्थायी हुआ। पहले लोहा नहीं था, अब लोहा है इनके पास। इसलिए इतिहासकारों ने इस समूचे एक जैसे समाज को दो अलग भागों में बांट दिया है। बहुत कुछ चीजें मिलेंगी। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सारी बातें। वेद किसे कहते हैं? ज्ञान को। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो उस ज्ञान को सरल कर दे, यानी उस ज्ञान का, यानी वेद का सरल रूप ब्राह्मण है।
और जब वो ज्ञान किसी शिष्य के पास पहुंच जाए, जिसे जंगलों में दिया जाता था, जिसको वन का पुस्तक कह सकते हैं, उसे आरण्यक कहते हैं, उपनिषद जब आप ग्रहण करके किसी को बता सको, ये हो गया उपनिषद। यानी देखना, मैं ब्राह्मण कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को सरल कर रहा हूँ, और अब आप क्या कर रहे हैं, आरण्यक कर रहे हैं। कल का जब आप एग्जाम में उत्तर प्रस्तुत कर रहे होंगे आप, तब आप उपनिषद यानी वेदांत कर रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये पूरा मामला, इस पर चर्चा कई बार हुई। बहरहाल तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की बात हो रही है यहाँ पर। ये सारी बातें यहाँ हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, इसी उदाहरण से जोड़ता हूँ आपको। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ये लीजिएगा, ये हो गया एक संकलन। यानी ये सारी बातें, जैसे वेद एक संकलन है, ब्राह्मण भी एक ग्रंथ है, केवल उसमें क्या है, उसी वेदों का सहज रूप है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का उल्लेख है, 4 वर्णों का उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का उल्लेख है। जैसे ऋग्वेद में उल्लेख था 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जहां बताया गया एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य तथा पैर से शूद्र का उद्भव हुआ है। ये कौन कहता है, ऋग्वेद कहता है। यहां देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है, परिवर्तन है। परिवर्तन मिलेगा तो सब कुछ वही, लेकिन परिवर्तन देखना, इसका उल्लेख यहां कहीं और है, क्योंकि अब ये दूसरा जगह है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का उल्लेख मिला है, और उन 4 वर्णों में बात वही रही है। एक तो ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, और चौथा शूद्र है। भाई ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का उल्लेख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चीजें तो यहां भी है। इसमें देखना कहा क्या गया कि वैश्य जो था, वैश्य, ये वैश्य ही कर चुकाता था। वैश्य क्या करता था, कर चुकाता था। इसके कर के सहारे, इसी के कर के सहारे ब्राह्मण और क्षत्रिय अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, शूद्र का काम केवल था इन उपरोक्त तीनों का क्या करना, सेवा करना, यानी मजदूरी करना। हमारी बातें समझ रहे हैं आप? तो ये सिस्टम है। सिस्टम ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय जीवन यापन किससे करते थे, जो वैश्य कर चुकाता था। उस समय केवल एक ही पक्ष कर चुकाने का काम करता था, वो था वैश्य। ब्राह्मण और क्षत्रिय का मतलब, ब्राह्मण का मतलब था समाज को संचालित करना, उसे ज्ञान देना। क्षत्रिय वह था जो समाज की सुरक्षा करता था। यानी जैसे आज आप फोर्स ले लो, वो क्या हो गए, क्षत्रिय हो गए। और इसके बाद जहां शूद्र की बात आई है, शूद्र की, उसका केवल काम था सेवा करना, सेवा करना, बस इतनी बात समझ जाइए आप। तो ये मामला आपके सामने मैंने रखने का काम किया है। इसी देखिएगा, इसी जगह पर एक बात और लिखा है एही। एही का मतलब आइए, एही का मतलब आइए, एही शब्द है एक। देखा कितनी रोचक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। एही एक शब्द है जिसका अर्थ है आइए। ये किसके लिए प्रयोग किया गया? जी हाँ, आपके सामने हैं, इनके लिए। एही शब्द का प्रयोग हमारे उत्तर वैदिक काल में हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ इस तरीके से लिखे गए। एही का मतलब आइए, और यही किसके लिए था? ब्राह्मण के लिए। दूसरा शब्द देखिएगा, एही के बाद आगही। आगही, आगही का मतलब है आओ। थोड़ा सा कठोर हुआ ना ये चीज। देखना, किसी को कहिए आइए और किसी को कहिए आओ, दोनों में अंतर है ना। आइए का मतलब ज्यादा सम्मान, आओ का मतलब उससे थोड़ा सा सम्मान गिरा है। अब क्या गिरा है? भाव गिरा है। तो आइए का मतलब बहुत प्यार से आपने किसी को कह दिया आइए, तो वो अलग है, और किसी को कह रहे हैं आओ, तो थोड़ा सा अलग भाव है। समझ रहे हैं आप इतनी बातें? ये प्रयोग किसके लिए किया गया? ये क्षत्रिय के लिए। ये दर्शाता है कि समाज में सबसे ऊपर स्थिति किसकी है? ब्राह्मण की। तो इसीलिए मैं सारी बातों को देखो बेहतर ढंग से रखना चाह रहा हूं। सर्वोच्च स्थिति समाज में, समाज में सर्वोच्च स्थिति किसकी है? ब्राह्मण की। ऋग्वैदिक काल में किसकी थी? ब्राह्मण की। तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में बहुत कुछ समानताएं हैं। मैंने आपसे कहा है बहुत कुछ समानताएं। एक बात और बोला है हमने
वो बांटने का केवल एक ही पर्याय था। उन्होंने देखा कि यहाँ से अलग कर दो, ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, अब ये कबीले में नहीं रहते हैं, अब ये अस्थायी हो चुके हैं, थोड़ा सा इनका अलग कल्चर चलने लगा है, यहीं से इसको बांट दीजिए क्योंकि यहीं जहाँ से लोहा मिला था। बस इतना सा काम किया इतिहासकारों ने, बाकी बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। आगे ही का मतलब क्या है, आओ ये किसके लिए प्रयोग किया गया, क्षत्रिय के लिए। अब सर्वोच्च स्थिति से थोड़ा सा इनका टेम्परेचर डाउन होगा। आगे देखिएगा, कर चुकाने का काम, जहाँ यहाँ आद्रो लिखा है यहाँ लिखिएगा आद्रो। आद्रो, आद्रो का मतलब होता है जल्दी आओ। आद्रो का मतलब है जल्दी आओ, जल्दी आओ। और ये समाज का उस दशा को ये बता रहा होगा कि वैश्य की स्थिति कहाँ थी और नीचे थी। ये भी बहुत कुछ ऊपर नहीं रहे, नीचे इस तरीके से थे कि इनको जल्दी आओ मतलब कठोर बात है। देखिए एक समाज है, उस समाज में हम किसी को आइए कह रहे हैं, किसी को आओ कह रहे हैं और किसी को कह रहे हैं जल्दी आओ। तीनों में डिफरेंशन आपको मिल रहा होगा कि जिसको आप जल्दी आओ कह रहे हैं इसका मतलब उससे वो आपसे काफ़ी छोटा है या उसका सम्मान आपके प्रति काफ़ी कम है। क्लियर है ना। तो ये चीज़ें इससे पता चल रही कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। यही आगे ही आद्रो। और एक चौथा है शूद्र के लिए देखना क्या था, ये तो आपकी दिलचस्पी बनी जाएगी कि हम ये भी देखेंगे। तो आधव यहाँ था, आधाव, आधाव इसका मतलब था दौड़ कर आओ, दौड़ कर आओ, ऐसे नहीं आना है भाग करके आओ गिर पड़ जाओ, है ना, ये चीज था। तो शूद्रों को जब बुलाया जाता रहा होगा इतनी तेजी से इनको जाना पड़ता था कि ये गिर वगैरह जाते थे, है ना, क्योंकि इनकी स्थिति उस समय बहुत ही डाउन थी, बहुत ज़्यादा डाउन थी। आज हम लोग इन तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं से काफ़ी परे हैं, लेकिन हमारे पास भी अभी जातियाँ बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इस व्यवस्था से बिल्कुल अलग हैं। अब हमारे पास संविधान है और उसके तहत तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और लोग अपने बेहतर करके अपनी शिक्षा प्रणाली से अपने आप को बहुत ही सुदृढ़ करके किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ये है आज की, ये है आज का समाज, सबका काम। उस समय था तो थोड़ा सा समाज देखना इस तरीके से बटा हुआ था। भाई उस समय के समाज की आज की तुलना इतने पुराने वर्षों से कैसे की जा सकती है, वहाँ कैसा था, ये इतिहासकारों का मानना हो सकता है। ये समाज में और भी बेहतरीन व्यवस्था रही हो। देखिएगा तो ये सर्वोच्च से घटे हैं और ये सबसे निम्न हो गए। तो सबसे निम्न स्थिति किसकी थी, तो सबसे निम्न अगर स्थिति की बात आएगी ना तो आप कहिएगा इन्हीं महाशय की रही होगी, है ना। क्लियर है। देखना तुलना चल रहा है अभी भी ऋग वैदिक काल और यहाँ आपको हमने आपसे बताया भी था कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का क्लास चले और स्त्रियों की बात ना हो तो फिर स्त्रियां बुरा मान जाएंगी। स्त्रियों का क्या हुआ करता था, उपनयन संस्कार। इसलिए मैं आप लोगों की बात जरूर करूंगा। स्त्रियों का उपनयन संस्कार हुआ करता था कहाँ पर, ऋग्वेद में। बताया था कि नहीं बताया था इस बात को। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार हुआ करता था। उपनयन संस्कार का मतलब जनेऊ संस्कार। हम लोग इसके ठीक पहले 16 संस्कार की पूरी गाथा को जान चुके हैं। 16 संस्कार, आपके 16 श्रृंगार हम आपके स्क्रीन पर लगा चुके हैं। वहां एक उपनयन संस्कार आपको मिला था। ये ऋग वैदिक काल में उपनयन संस्कार हुआ करता था। इसका मतलब हुआ ऋग वैदिक काल में भी 16 संस्कार थे, परंतु उसका जो बृहद प्रयोग मिला है वो कहाँ मिला है, उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि यहाँ देखोगे जहाँ आप जिसके समीप जल्दी पहुँचेंगे उसकी जानकारी आपको ज़्यादा होगी। ऋग वैदिक काल की दूरी बहुत पीछे है, इसलिए हम उसके बारे में कम जान पाते हैं। ये इतनी बातें हैं। तो यहाँ देखिए स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में स्टार प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार रोक दिया गया। उपनयन संस्कार पर रोक लगाई गई। संस्कार पर आज कुछ होता था ऐसे ही बोला जाता, उपनयन संस्कार पर रोक लगाई गई। जैसे कोई काम होता है तो कहते नहीं कि फला फला हाई कोर्ट ने फला व्यवस्था पर रोक लगा दी है, तो रोक लगाई गई। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों पर के उपनयन संस्कार पर रोक लगा दी गई। इसका मतलब मामला अलग हो गया। तो इसी अलगाव को हम इसलिए आपको अलग अलग बांट रहे हैं। यहाँ उपनयन संस्कार स्त्रियों का रुका, इसीलिए तो आज जो उपनयन संस्कार हो रहे हैं वो पुरुषों के हो रहे हैं। कभी किसी स्त्री का उपनयन संस्कार आप देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं, क्योंकि पहले होता था फिर बाद में बंद हो गया, तो जो आज तक बंद है। ये बातें हैं आपके सामने।
तो स्त्रियों का उपनयन संस्कार रुक गया। यहाँ आकर के देख रहे हैं आपके स्त्रियों का उपनयन संस्कार रोक दिया गया है। मैं पूरी बातों को यथावत रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, ऋग वैदिक काल के लोग ब्रह्मवर्त तक फैले थे। कौन? ऋग वैदिक काल वाले। ऋग वैदिक, सारी बातें लिखिएगा। ऋग वैदिक काल के लोग ब्रह्मवर्त तक फैले थे। बात यह है एग्जामिनर के लिए कि ब्रह्मवर्त का मतलब क्या है, तो वो 7 नदियों का क्षेत्र जो हम आपको बता चुके हैं। 7 नदियों यानी सप्त सैंधव, जिसे सिंधु कहा आपने, 7 नदियों के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ऋग वैदिक काल के लोग ब्रह्मवर्त तक फैले थे, परंतु उत्तर वैदिक काल के लोग ब्रह्मर्षि, ये लीजिए, ब्रह्मर्षि प्रदेश तक पहुंच गए। ब्रह्मर्षि प्रदेश का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मर्षि प्रदेश का मतलब हुआ गंगा आ गई, गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र, यानी दोनों नदियों के बीच का, गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र, यहां पहुंच गए। आप सीधी सीधी बात समझ लीजिए, आप भगवान श्री कृष्ण जी के युग में आ गए। गंगा यमुना की बात होने लगी। यही माना जाए कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म इसी समय हुआ रहा होगा, ऐसा कुछ मान लिया जाए। तो गंगा यमुना का दोआब ब्रह्मर्षि प्रदेश, यहां पहुंच गए हम। कब? उत्तर वैदिक काल का जब विकास हुआ तब। ठीक है, ये सारी बातें आपके सामने मैं क्रमबद्ध तरीके से रख रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि मान लिया कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जहां हम एक महत्वपूर्ण परिकथा बना रहे हैं, जहां हम लोग एक संरचना बना रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, एक पृष्ठभूमि शायद हम लोग बनाने में सफल हुए हैं। अब हम लोग आगे, यानी अभी तो हम लोगों ने केवल इसका एक प्रारूप तैयार किया है कि ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में बहुत कुछ समानताएं हैं। भिन्नता केवल हमें मिली लोहे के प्रयोग से। हमारे इतिहासकारों ने दोनों खंडों को अलग अलग कर दिया, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसे अलग अलग देखेंगे। वहाँ बहुत कुछ अंतर आपके सामने मैंने आज प्रदर्शित किया है, बहुत कुछ लिखने का भी हमने प्रयास किया और शायद हम इस प्रयास में सफल भी रहे। और अगर ये काम हो गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जी हाँ, अब आपको यहीं छोड़े जाते हैं और आपसे विदा लेते हैं। और आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जोड़ना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारी मेहनत आपके लिए कारगर साबित हो रहे हैं, तो आप एक प्रेस ही तो करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।